वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का 4th चैप्टर थर्मोडायनामिक्स लेके आया हूँ। आज हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा और कौन कौन से टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स है ना, कई लोग इसको अवॉइड करते हैं, स्टूडेंट भी और टीचर्स भी। इसका एक बेसिक कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक में जरा उसको ठीक तरह से प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, तो पढ़ने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। स्टार्टिंग के थोड़े पेजेस तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग, आगे पीछे सब मिक्स होता रहता है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। अभी जो थर्मोडायनामिक्स है ये एक्चुअली ग्रीक लेटर है। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इन मोशन, किसी फोर्स की वजह से कोई चीज़ मूव कर रही है, मतलब हीट मूव कर रहा है। इस चीज़ के बारे में ये टॉपिक स्टडी करता है, मोशन ऑफ हीट। अब देखिए बेसिकली टेम्परेचर और ये जो हीट है इसको कई लोग है ना कंफ्यूज कर लेते हैं। लोगों को लगता है टेम्परेचर मतलब हीट, हीट मतलब टेम्परेचर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ गर्म है, जैसे सपोज कप में चाय है, गर्म चाय है, थोड़ी देर के बाद वो ठंडी हो गई। अब ये जो उसका हॉटनेस या कोल्डनेस है, पहले गर्म थी फिर ठंडी हो गई, वो बताता है टेम्परेचर। लेकिन वो जो गर्म थी वो जो ठंडी हो गई, उसके पीछे का कारण क्या है? कोई चीज़ उसमें से बाहर निकली है, वो जो उसमें से बाहर निकली है वो हीट है। तो ये फ़र्क है हीट में और टेम्परेचर, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक्स हीट की बात करता है। हीट का जो फ्लो होता है उसको स्टडी करना है, उसके लॉज, क्या क्या लॉज है कि जिससे वो गवर्न होता है, उसके एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। बड़े बड़े एप्लीकेशंस इस चैप्टर में, मतलब थर्मोडायनामिक्स से बहुत एप्लीकेशंस है। मतलब आप समझ लीजिए बॉइलिंग वाटर जो है वो एक एप्लीकेशन है, एंड हाउ अ स्टार इज फॉर्म, हमारे स्पेस में स्टार कैसे बनता है वो भी हम थर्मोडायनामिक्स के नॉलेज से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स हमारे पूरे यूनिवर्स में है एक्चुअली, क्योंकि हीट हर जगह है। तो थर्मोडायनामिक्स हर जगह है, एवरीवेयर। अच्छा, पुराने ज़माने में क्या था? हीट को समझा जाता था कि वो एक फ्लूइड है। कैसे समझा जाता था? बोलते देखो मशीन काम करती है, कोई भी इंजन, वो गर्म हो जाती है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग को पसीना होने लगता है, तो लगता था कि कोई फ्लूइड है जो बाहर निकलता है, चीज़ों को गर्म कर देता है। लेकिन अराउंड 1798 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट या इंजीनियर था जिसका नाम था बेंजामिन, और वो एक ड्रिलिंग का वर्क करवा रहा था वर्कर लोग से। वहाँ पे उसने जब देखा बोरिंग के समय कैसे गर्म पानी बॉयल होके ज़मीन में से बाहर आ रहा था, उसने उसको एनालाइज किया और उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि हीट फ्लूइड नहीं है, हीट अपने आप में एक एनर्जी है। बड़ा रेवोल्यूशनाइज एकदम आइडिया था। मतलब उसने पूरा सोचने का, समझने का, लोगों का नज़रिया ही बदल दिया हीट के बारे में। लोग जिसको फ्लूइड समझते थे उसने बोला हीट फ्लूइड नहीं है, हीट एनर्जी है। अब जैसे ही पता चला कि हीट एनर्जी है तो एक नया क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर जब मशीन वर्क कर रहा है, इंजन वर्क कर रहा है, मैं वर्क कर रहा हूँ, तो हीट अगर पैदा होता है तो क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्योंकि अगर हम बोलते हैं हीट एनर्जी है तो हीट से वापस वर्क हो सकता है। और इससे पता चला कि हम लोग हीट को एज एन एनर्जी यूज करके वर्क भी कर सकते हैं। कितने एप्लीकेशन से हमारा जो मोटर कार चलता है जिस इंजन से, यही कन्वर्ट है। हमारा फ्रिज जो चलता है, एसी जो चलता है, ये सब वही कन्वर्जन्स है। हीट से वर्क, वर्क से हीट, मतलब इंटर कन्वर्जन। तो हीट सिंस एनर्जी का फॉर्म ले गया, इसलिए उसको हम लोग किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी को कौन स्टडी करता है? इसी को स्टडी करता है थर्मोडायनामिक्स। हमारे टेक्स्ट में बड़ा सिंप्लीफाइड डेफिनेशन दिया हुआ है जो मैंने आपके सामने लिखा है। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the concepts of heat and temperature। heat और temperature के बारे में स्टडी करता है। and the interconversion, conversion one form से other form, heat को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में, दूसरे एनर्जी को हीट के फॉर्म में, वर्क को एनर्जी, एनर्जी टू वर्क, मतलब ये सब डिफरेंट फॉर्म में जो इंटर कन्वर्जन है वो थर्मोडायनामिक्स स्टडी करता है। और उसी पे लॉज दिए गए हैं, फिर उसके एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी कुछ है।
आपको केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा भी है, जो फिजिक्स में उतना है नहीं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आज का लेक्चर हम लोग सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब अब ये नया टॉपिक है आपके लिए, एक नया वर्ड है थर्मोडायनामिक्स, तो इसमें बहुत कुछ नया होगा जिसको पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके टर्म्स समझने पड़ेंगे। लॉज में तो बाद में जाएंगे, उसका जो एनालिसिस पार्ट है बाद में जाएंगे, पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं, वो मुझे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको इसमें जो जो टर्म्स यूज होंगे ना थर्मोडायनामिक्स के, वो सब टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो पहला जो टर्म है जो हमको मालूम होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स में, वो है सिस्टम। जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं सिस्टम, हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब क्या है सिस्टम? सिस्टम का मतलब एक कलेक्शन बोल सकते हैं, मैटर का कलेक्शन, किसी वेसल में बोल सकते हैं, कंटेनर बोल सकते हैं। तो वो जो मैटर जो एग्जिस्ट करता है इनसाइड अ कंटेनर, उस मैटर को कहा जाता है सिस्टम। कंटेनर के जो वॉल्स हैं वो उनको कहा जाता है बाउंड्री, और उसके बाहर का जो पोर्शन है उसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं या फिर सराउंडिंग भी बोल सकते हैं। तो वेसल का काम क्या है? वेसल मैटर को, मतलब सिस्टम को, और एनवायरनमेंट या सराउंडिंग के बीच का बाउंड्री है, वेसल वो काम करता है। तो वेसल के अंदर जो चीज़ है वो बन जाता है आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम। जैसे अगर सिलेंडर में गैस भरा है और पिस्टन आपने रखा हुआ है, तो सिलेंडर के अंदर का जो गैस है दैट इज योर सिस्टम, और पिस्टन और वो सब सिलेंडर का जो है वो सब बाउंड्री हो जाता है। तो जब भी हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम, मतलब हम लोग उस मैटर की बात कर रहे हैं जो उस कंटेनर या जो भी वेसल होगा उसके अंदर जो प्रेजेंट है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो हम लोग हमेशा वर्ड यूज़ करें, कभी भी हमको स्टडी करना है किसी चीज़ के लिए तो उसको सिस्टम बोलेंगे, और उसको आगे हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये पहला टर्म है जिसका नाम है सिस्टम। अगर चाहिए तो मैं और अच्छी तरह बताता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है ना, तीन तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। कौन से तीन तरीके हैं? तो देखिए, थर्मोडायनामिक सिस्टम में एक होता है आपका ओपन सिस्टम, दूसरा होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। वापस बता दो, सिस्टम क्या है? वो कलेक्शन, वो मैटर जो कि कन्फाइंड है किसी वेसल में या कंटेनर में, उसकी बात करें। तीन तरह के सिस्टम होते हैं। यू कैन हैव एन ओपन सिस्टम, you can have a closed system, या you can have an isolated system. अब what is open system? Open system का मतलब है कि आपका जो मैटर है ये ना एनवायरनमेंट को ओपन है, मतलब सिस्टम का जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, और खुद सिस्टम का जो मॉलिक्यूल्स है वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो सकता है। जैसे कि ये वेसल ऊपर से खुला है, अगर आप इसको गर्म करेंगे तो इसमें से हीट एनर्जी बाहर जाएगी, मतलब ये एब्जॉर्ब भी करेगा और बाहर भी जाएगी। जब वेपर बनेगा, अगर वाटर है तो स्टीम बनेगा। अच्छा, वेपर्स जाएगा मतलब एनर्जी जाएगी, साथ में मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है। आप देखिए उसका बाद में वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल भी मतलब सिस्टम जो है एनवायरनमेंट के साथ हीट भी एक्सचेंज करता है, प्लस मैटर भी एक्सचेंज करता है। हीट एंड मैटर बोथ आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं भाई ओपन सिस्टम। नाउ वी कम टू अ क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम में क्या है? क्लोज सिस्टम में आपका ये मैटर है और इधर से मैंने सपोज एकदम इंसुलेट कर दिया इधर से ऊपर से। अब जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से हीट बाहर आएगा, हीट बाहर आएगा, लेकिन मैटर बाहर नहीं आएगा। इसमें सिर्फ हीट बाहर आएगा, ओनली हीट विल कम आउट ऑफ द कंटेनर या वेसल। मतलब सिस्टम में से बाहर सिर्फ हीट आएगा, मैटर बाहर नहीं आएगा, मैटर अंदर ही रहेगा। उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। आप देखिए ना प्रेशर कुकर का यही तो कंसेप्ट है। पहले ज़माने में लोग सब बर्तन ओपन वेसल में खाना बनाते थे, तो खाना ठीक से पकता नहीं था और
टाइम लगता था। कुकर के आने से, प्रेशर कुकर आने से क्या हो गया, हीट सिस्टम, मैटर सिस्टम में रहता है और जनरली हीट भी रहता है, हीट वैसा निकलता भी है, लेकिन मैटर रहने की वजह से क्या होता है, हीट ज़्यादा रहता है अंदर। यहाँ पे ओपन में तो सब बाहर निकलता रहता था, तो उसको ज़्यादा टाइम लगता था पकने। तो ये आपका क्लोज सिस्टम हो गया। ना व्हाट इज आइसोलेटेड, भी आइसोलेट मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि भाई इसने आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट का मतलब अलग थलग, एकदम सब हर लोगों से इसको किसी को अलग करने देने का ना, पूरा ग्रुप है, ग्रुप में से एक को आपने अलग कर दिया, आप बोलते हो उसको मैंने आइसोलेट कर दिया। तो यहाँ पे आइसोलेट सिस्टम का मतलब क्या हो गया। अब एग्जाम्पल है आपका थर्मस फ्लास्क, आप जानते हैं आपका फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क जो पानी पीने, चाय पीने के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है, चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया, चारों तरफ से। अगर आपने चारों तरफ से इसको इंसुलेट कर दिया तो अब क्या होगा, ना अंदर बाहर हीट ट्रांसफर होगा, ना अंदर बाहर मैटर ट्रांसफर होगा। नो हीट नो मैटर, नो हीट नो मैटर ट्रांसफर। सराउंडिंग के साथ कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता। ऐसा कोई सिस्टम होता है जो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरीके से हमारे पास 3 तरह के सिस्टम हो जाते हैं। तो ये आपके थर्मोडायनामिक्स 3 तरह के सिस्टम है, जो जैसा जरूरत होगा वैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पहला चीज हुआ सिस्टम। अब मैं आपको सेकेंड टर्म इसका एक्सप्लेन करता हूं। सेकेंड टर्म है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब क्या है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब सिस्टम आपके सामने है और जब आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो उस समय एक कुछ कंडीशंस होना चाहिए सिस्टम की, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम में जब हम लोग उसको स्टडी कर रहे हो उस समय उसमें चेंजेस ना होते रहे हो, मतलब चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल रहना चाहिए। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी, मतलब उसमें कोई चीज़ हो, मतलब उसमें कुछ जैसे चेंजेस नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ रिएक्शन चल रहा हो या कुछ और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, वो एकदम स्टेबल रहना चाहिए। उस समय उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब इसमें भी 3 तरीके के हैं इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक आपके जो इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी 3 तरीके के हैं। पहला है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा आपका है थर्मल इक्विलिब्रियम। 3 तरीके के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब 3 तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेट हो सकता है, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। मैं एक में आपको बताता हूँ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस सिस्टम में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी अनबैलेंस फोर्सेस नहीं एक्ट हो रहा है, थ्रू आउट द सिस्टम प्रेशर इज कांस्टेंट। ये 1 लाइन में अगर बहुत सिंपल वर्ड में समझना है, पूरे सिस्टम में अगर प्रेशर चेंज कहीं नहीं हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और थोड़ा डिटेल में समझना है, मतलब कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा मैं बात करता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम 1 अगर एकदम शॉर्ट में समझना है, मतलब पूरे सिस्टम का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन चल रहा है, मैटर एक जगह से दूसरे मैटर में शिफ्ट हो रहा है, एक एंड से दूसरे एंड में मैटर शिफ्ट हो रहा है, या कोई डिफ्यूजन हो रहा है, या कुछ रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूरे सिस्टम का कंपोजिशन सेम रहना चाहिए केमिकली, तब हम लोग बोलते हैं कि द सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड द लास्ट इज थर्मल। आप वर्ड थर्मल तो समझते होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। अगर टेम्परेचर पूरे सिस्टम में सेम है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये 3 हो गए आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो सिस्टम जो है इट इज थर्मोडायनामिकली इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन।
तो ये मैंने आपको दूसरा टर्म समझाया, क्या है उसका, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको तीसरा टर्म समझाता हूं। तीसरा टर्म है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। अब ये क्या है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। अब देखिए कोई भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब आप उस सिस्टम को अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कैसे क्या डिस्क्राइब करें, सपोज एग्जांपल गैस ले लेते हैं। एक गैस आपका सिस्टम है, आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ है जिससे आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। भाई प्रेशर गैस का, वॉल्यूम गैस का, टेम्परेचर गैस का, है ना, यही सब तो है फैक्ट। आप मास भी बोल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं, जैसे 4-5 जैसे टर्म या क्वांटिटीज़ है या प्रॉपर्टीज़ है जिससे आप उस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके वापस में बोलना चाहता होता वो सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन हाँ जो, तो ही आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है तब आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल टायर अचानक पंक्चर हो गया, फट गया अचानक, टायर व्हील का टायर अचानक पंक्चर हो जाता है, अचानक फट जाता है ऐसा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, फटा बहुत फास्ट चेंज होता है उसमें, तब डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। इंजन का जब चाबी हम लोग ऑन करते हैं कार का, तो अंदर स्पार्क होता है और अंदर फ्यूल वेपर होता है, अचानक जलता है वो। अब वो जो है अचानक जब चीज़ होती है ना, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन 99.99% हमारे जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं, तो उस समय हमको जो जो प्रॉपर्टीज से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कंप्लीटली, उस सिस्टम को हम लोग जिस मेजरेबल प्रॉपर्टीज बोलो या मेजरेबल क्वांटिटीज बोलो, जिससे हम उसको उस सिस्टम के स्टेट को, स्टेट मतलब जैसे बोलूँ अभी इस समय इसका इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, इतना वॉल्यूम है, तो वो उसका स्टेट है। सो दैट इज स्टेट। और वेरिएबल मतलब तो चेंज भी हो सकता है, अभी प्रेशर इतना है, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम इतना है, वो चेंज हो जाएगा। सो दैट इज स्टेट वेरिएबल्स, दैट इज स्टेट वेरिएबल्स। सो व्हाट आर दे? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी एंड एक और है गैस में इंटरनल एनर्जी। ये चैप्टर में ज़्यादातर मैंने अगर देखा है तो गैस की बात कर रहे हैं, वैसा कुछ ऐसा गैस पे बात होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा पूरा चैप्टर ना गैस पे, लिक्विड पे थोड़ा है, लेकिन गैस पे बहुत ज़्यादा है इसमें एक्सप्लेनेशन। तो कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ के चलने का क्योंकि गैस की बात हो रही है, ठीक है, सिस्टम हमारा गैसियस सिस्टम है। तो ये सब जो मैंने आपको वीडियो बताया ना, लिख देता हूँ, चाहिए तो आपके बताना, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, फिर आप बोल सकते हैं मास एंड डेंसिटी रो एंड काइनेटिक इंटरनल एनर्जी यू। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मैंने आपको, हम लोग ने देखा है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ है आगे, मतलब यहाँ पे स्टेट वेरिएबल खत्म नहीं होता है। स्टेट वेरिएबल दो टाइप के, स्टेट वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटेंसिव और दूसरा होता है एक्सटेंसिव। स्टेट वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अब इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि इंटेंसिव जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम, सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करते। हमारे एक्सटेंसिव दे डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर सपोज एक आपका वही है, गैस लिया हमने इधर, है ना, इसका कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब है, इसका ये सब इधर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पार्टीशन वॉल लगाता हूँ। एक ना वॉल लगा दिया सपोज, मतलब ये जो पूरा एक था उसको मैंने दो पार्ट में एक पार्टीशन से कट कर सेपरेट कर दिया, दो पार्ट में इसको सेपरेट कर दिया। अब हम देखते हैं जब ये दो पार्ट में सेपरेट हुआ
पहले सपोज का ये था, टेम्परेचर T था, पहले पार्टीशन के पहले टेम्परेचर T था, प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, मास M था, डेंसिटी ρ था, इंटरनल एनर्जी U था। अब जैसे आपने पार्टीशन लगाया, क्या टेम्परेचर चेंज होगा दोनों का? नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा, दैट इज इंटेंसिव। क्या इसका प्रेशर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। आपने पार्टीशन किया फिर भी, मतलब आपने साइज चेंज किया ना, आपने साइज चेंज कर दिया है, तो क्या इसका प्रेशर चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, इंटेंसिव। आपने इसका पार्टीशन चेंज किया तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? हाँ, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया, तो डिपेंड करता है, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव। मास, क्या मास चेंज? हाँ, मास चेंज हुआ ना भाई, मास भी आधा हो गया, तो मास इज अगेन एक्सटेंसिव। डेंसिटी, क्या डेंसिटी चेंज होगा? नहीं, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं चेंज होगा डेंसिटी भी नहीं चेंज होगा, डेंसिटी इज इंटेंसिव। इंटरनल एनर्जी, हाँ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो गया ना, आधा हो गया, तो सॉरी इंटरनल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फर्क ये है कि इंटेंसिव साइज सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करता, छोटा बड़ा वो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सिस्टम का बड़ा करो छोटा करो, ये चीज रहेगी वैसी सेम। इसमें एक्सटेंसिव में क्या होता है, सिस्टम के साइज पे भी डिपेंड है, छोटा बड़ा होगा तो इनका वैल्यूज चेंज होता रहता है। सो दैट इज एक्सटेंसिव। सो दैट इज योर थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। इसमें आगे मुझे बात करना है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। अब ये जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स हैं आपके, ये कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, इतने सब जो मैंने लिखे हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। गैस की बात करें तो उनके बीच में एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल रिलेशन आप जानते हैं, बहुत फेमस, PV इज इक्वल टू nRT। P is the pressure of the gas, V is the volume, N is the number of moles, R is the universal gas constant, and T is the temperature। तो ये जो आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं ये अपने मैथमेटिकली रिलेटेड भी हैं। इनको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट में क्या करते हैं पता है, ये तो आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक्स लॉ, मैंने आपको काइनेटिक्स में बताया था, एक को कांस्टेंट रखो दूसरा दो देखो, मतलब सपोज पहले हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो प्रेशर वॉल्यूम, फिर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा प्रेशर एंड टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मतलब ऐसे 3 ऑप्शंस हैं। तो उसके हिसाब से ग्राफिकली हम अगर डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर वाई एक्सिस पे लेके और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेते हैं, तो एक जनरल ग्राफ बन सकता है, इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ या पीवी डायग्राम, इसको हम लोग पीवी डायग्राम भी बोलते हैं। ये जो आपका जो स्टेट वेरिएबल्स है, ये उसका इक्वेशन है गैस का, और सो ग्राफिकली इस तरह से, ये आइडियल गैस के हिसाब से है, आइडियली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हम आगे जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफिकली ये पीवी डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह अभी आप आगे चल के हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको सब चीज़, उसको डिटेल में हम लोग जब समझेंगे, जब हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। ये जो आपका इक्वेशन है, हम ग्राफिकली इसको पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज्ड टू नो अबाउट स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल्स के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसमें, दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस? अब जैसे पानी है, आपने गर्म किया, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद पानी स्टीम बन जाएगा, मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है। पानी पहले सपोज का वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था, V1 T1 P1 था, थोड़ी देर के बाद गर्म करने के बाद टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 हो गया, मतलब स्टेट चेंज होता है। तो जब भी किसी सिस्टम का, थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, तो वो जिस पाथ जो फॉलो करता है, वो पाथ जो फॉलो करता है स्टेट चेंज करने में, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सो पाथ फॉलो किया, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गया। लेकिन हाँ, वापस वही है, जब पहला स्टेट है इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, फाइनल स्टेट पहुंचने के बाद भी इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहिए। इसमें बेसिकली 2 तरह के होते हैं प्रोसेस, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। डिटेल में आगे पढ़ने वाले, मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। और साथ में फिर इसके अलग अलग और भी टाइप्स हैं, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, साइक्लिक है,
ऐसे बहुत सारे, फिर एक फ्री एक्सपांशन भी है, ऐसे 5-6 टाइप ऑफ और भी प्रोसेसेस है जो हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। इन सबको, ये सब कौन से पार्ट में आते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ टर्म्स हैं थर्मोडायनामिक के नाम से रिलेटेड। अब इस जगह पे मैं आपको एक लॉ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे बेसिक, वैसे तो थर्मोडायनामिक में 4 लॉज हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में हम लोग को 3 लॉज ही दिए गए हैं। सबसे पहला लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ, उसको नाम दिया गया है जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लॉसियस एक साइंटिस्ट था, क्लॉसियस, उसने ये लॉ दिए थे। अब आप पूछेंगे जीरोथ लॉ नाम क्यों दिया? एक्चुअली क्या हो गया, पहला लॉ जब बना ना, डिस्कवर हुआ था ना, तो उसको नाम दिया फर्स्ट लॉ। फिर दूसरा लॉ डिस्कवर हुआ ना, उसको नाम दिया सेकेंड लॉ। फिर तीसरा जो हुआ, फिर वो पता चला तीसरा लॉ तो एक्चुअली फर्स्ट के पहले होना चाहिए, इट शुड बी बिफोर द फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी सबको पता चल गया पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट और सेकेंड लॉ, तो अब क्या करें? तो भाई फर्स्ट के पहले का नंबर आता है 0, तो उसका नाम पड़ गया जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ पहले डिस्कवर नहीं हुआ, पहले फर्स्ट लॉ डिस्कवर हुआ, फिर सेकेंड लॉ आया, उसके बाद जो थर्ड आया उसको फर्स्ट के आगे लिखना था, इसलिए उसका नाम पड़ गया जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स वर्क करता है ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या बोलता है? ये बोलता है when two systems are in thermal equilibrium with a third system, then the two systems are in thermal equilibrium with each other। ये एक्चुअली आपका ज्योमेट्री का है ना, इफ फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड, सेकेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, याद है क्या? और आपको ज्योमेट्री में होता था ना, मैथ्स में भी है ना, नॉर्मल मैथ्स में होता है, 3 प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है रिफ्लेक्सिविटी, एक ट्रांजिटिविटी, ये ट्रांजिटिविटी में आता है। वैसे कुछ इधर भी है। जीरोथ लॉ देखो बड़ा सिंपल है, क्या बोलता है कि आपके पास सिस्टम ए है, सपोज ना, सिस्टम ए, आपके पास एक सिस्टम बी है और आपके पास एक सिस्टम सी है, 3 सिस्टम है। अब मैं अगर बोलूँ कि सिस्टम ए और सिस्टम बी में आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, उन दोनों में कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और मैं बोलूँ कि सिस्टम बी और सिस्टम सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनके आपस में भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, देन व्हाट कैन यू से? देन यू कैन से दैट ए एंड बी, ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। बड़ा इजी है। अगर ए सी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए बी के साथ होना चाहिए इक्विलिब्रियम। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर जो कंसेप्ट आया ना, वो इस लॉ से आया। ये लॉ ने मदद किया टेम्परेचर को डिफाइन करने में। अब आपको बुखार है, आप थर्मामीटर लेकर जब रखते हैं, चेक करते हैं, तो जो थर्मामीटर में रीडिंग आता है वो बताता है कि आपकी बॉडी का रीडिंग है ना, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जीरोथ लॉ। अलग अलग बॉडीज का टेम्परेचर चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं। तो थर्मामीटर जो वर्क करता है, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही थर्मामीटर को एक अपना एक अलग से स्थान दिया, मतलब थर्मोमेट्री, और ब्रांच को बोलते हैं लोग थर्मोमेट्री। तो ये जीरोथ लॉ का इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक थर्मोडायनामिक्स का, ये सब इम्पोर्टेंट ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाले एग्जाम में, ये सब भी आता है, लेकिन ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, और टर्म्स थे, नए नए टर्म जो आपने पहली बार सुने थे, ये जानना जरूरी था। 3 और टर्म्स हैं जो हमको अभी और मालूम होने चाहिए, मैं नाम बताता हूँ। एक है हीट, दूसरा है वर्क डन, और तीसरा है इंटरनल एनर्जी। अब ये 3 टर्म भी हमको समझना है। अब जब ये 3 टर्म और समझ लेंगे, तब हम जाके स्टार्ट करेंगे हमारे अलग अलग प्रोसेस पढ़ना।
थर्मोडायनामिक कौन कौन से प्रोसेस है उनको अलग अलग पढ़ेंगे। फिर हम एप्लीकेशन है, हीट इंजन है, हीट पंप्स है, एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, फिर वो सब पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर हमने बेसिक टर्म समझा, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और टर्म समझेंगे जो थोड़ा हायर लेवल वाले बन जाएंगे। इनसे हायर लेवल के 3 टर्म, वर्क, हीट एंड इंटरनल एनर्जी, क्योंकि पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स है ना इन 3 पे ही चलता है। आपका जो पूरा थर्मोडायनेमिक्स है वो हीट, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी, ये तीनों पे ही चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी पे डिस्कशन देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो बेस है, वो पूरा फाउंडेशन है आपके थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज मैं लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो पार्ट इसमें मिक्स करके कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो वो एक अपने आप में अलग ही है, तो उसको अलग वीडियो में देखते हैं। आज के लिए हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं। आई होप आपको ये स्टार्टिंग का पार्ट ईजी लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।